अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द AR लर्निंग एकेडमी। और आज की इस वीडियो में MD कैट पास पेपर डिस्कशन सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट 30 MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे UHS के पास पेपर 2011 से। इससे पहले हम इसी पेपर में से फर्स्ट 30 MCQs को हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 30 MCQs हैं फ्राम क्वेश्चन 164 टू क्वेश्चन 194। होपफुली ये सीरीज़ जो मार्क्स इम्प्रूविंग और फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट प्रूव होगी, क्योंकि MD कैट पास पेपर को रिव्यू करने से आप लोग शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम कोर्स को कवर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ UHS का जो क्वेश्चन फार्मिंग पैटर्न है वो भी आप लोगों के सामने होगा। क्वेश्चन 164, फैसियोला इज़ एन एंडोपैरासाइट ऑफ। फैसियोला इसका कंप्लीट नेम फैसियोला हिपैटिका है और ये बिलोंग करता है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स या टैप वर्म से। इसको लिवर फ्लूक का नाम भी दिया जाता है। तो ये दो बेसिक होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। एक है स्नेल और दूसरा शीप या ह्यूमन बीइंग। तो शीप या ह्यूमन बीइंग, समटाइम ह्यूमन बीइंग बट मोस्टली शीप। तो शीप या ह्यूमन बीइंग के केस में ये सर्वाइव कर रहा होगा इनसाइड द बाइल डक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डेल्टा, बाइल डक्ट। ट्राइपैनोसोमा इज़ ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग्स बाय। ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्राइपैनोसोमा किसकी मदद से ट्रांसमिट हो रहा है? प्लाज्मोडियम, ये तो मलेरिया काज कर रहा है। एनोफ्लीज, ये भी डेंगू या मलेरिया को स्प्रेड करने का सोर्स बन रही है। हाउस फ्लाई, ये अदर डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का सोर्स बन रही है, लाइक हेपाटाइटिस ETC। डेल्टा ऑप्शन है सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये ट्राइपैनोसोमा या जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं उसको ट्रांसमिट करने का सोर्स बन रही है। द नर्वस सिस्टम डिवेल्प्स फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में याद रखना है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं उनके अंदर 3 बॉडी लेयर्स फॉर्मेशन हो रही होती है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। और वो 3 बॉडी लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म से क्या चीज़ ओरिजिनेट हो रही है? एक्टोडर्म फ्यूचर के अंदर इंटेगुमेंट या जिसको स्किन कहते हैं और उसके बाद नर्वस सिस्टम बना रही होगी एक्टोडर्म। और मीजोडर्म से जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं अदर देन नर्वस सिस्टम ये ओरिजिनेट हो रहे होंगे, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल दिस सिस्टम विल ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म। और एंडोडर्म विल फॉर्म द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग बना रही होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम का भी हम लोगों ने देखा ये ओरिजिनेट हो रहा होता है फ्रॉम एक्टोडर्म। बीटा ऑप्शन करेक्ट वन। एंडोस्पर्म इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ। एंडोस्पर्म बन रहा होगा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन तब हो रही होती है जब जाइगोट 2n + 3n एंडोस्पर्म बन रहा हो। तो 3n एंडोस्पर्म जो है वो फूड सोर्स के तौर पर यूज़ करेगा एम्ब्रियो, और ये बन रहा होगा ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम इज़ रिलीज्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। कौन सा इंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 बेसिक इंजाइम्स हैं जिनको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ किया जा रहा होता है। एक है पेप्सन जिसको पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज़ किया जा रहा होता है, और दूसरा है ट्रिप्सन जिसको ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम पेंक्रियाज। तो यहाँ पे ऑप्शन पेप्सन का है और ट्रिप्सन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा पेप्सन। अमाइलेज जो कि रिलीज़ होता है फ्रॉम सलाइवा और ये पेंक्रियाज से भी रिलीज़ होता है जिसको पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम है। और लाइपेस जो कि लिपिड डाइजेस्टिंग इंजाइम है ये भी रिलीज़ होगा फ्रॉम पेंक्रियाज। और एंटीरोकाइनेज जो कि एक्टिवेट कर रहा होगा ट्रिप्सिनोजन को इनटू ट्रिप्सन। तो ये सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होंगे एक्सेप्ट पेप्सन जो कि स्टमक के अंदर इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन में रिलीज़ होता है। बाद में ऑलरेडी प्रेजेंट पेप्सन या HCl की मदद से इसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है इनटू एक्टिव फॉर्म जिसको पेप्सन कहते हैं। क्वेश्चन 169, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज इन लिवर। तो कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा होगा पैंक्रियाटिक जूस को
कि वो रिलीज़ हो फ्रॉम पेंक्रियाज, अब यहाँ पे होना चाहिए था इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो गलती से लीवर लिखा गया है। तो यूएचएस के पास पेपर में ऐसा सच ही ये चीज़ मेंशन है। तो हम लोग जो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि पेंक्रियाटिक जूस को क्या चीज़ सिक्रीट करती है। तो हार्मोनल कंट्रोल के अंदर याद रखना है, स्टमक के अंदर जब प्रोटीन कंटेनिंग फूड एंटर होगी तो वो रिलीज़ करेगी गैस्ट्रिन को स्टमक की वाल से, जो कि रिलीज़ करवाएगी गैस्ट्रिक जूस को, जो कि कंसिस्ट कर रही होगी म्यूकस, HCl और उसके बाद पेप्सिनोजन पे, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। और इसी के साथ साथ जब ये फूड स्टमक से नेक्स्ट एंटर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इस फूड की पीएच क्या होगी, कम, और ये थोड़ी जो पीएच होगी एसिडिक पीएच, ये स्टिमुलेट करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स को, और वो रिलीज़ करेंगी सिक्रीटन, और ये सिक्रीटन जाके पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक हार्मोन्स क्या करवाएगी, रिलीज़ करवाएगी पेंक्रियाटिक एंजाइम्स। पेंक्रियाटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा, सिक्रीटन रिलीज़ हो रही होगी फ्रॉम द वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विटामिन के को। करेक्ट ऑप्शन अल्फा। क्वेश्चन 171, ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ फूड विथ स्ट्रक्चर क्लोज नेजल ओपनिंग। तो याद रखना है दो चीज़ें होती हैं, एक है सॉफ्ट पैलेट जो क्लोज कर रही है नेजल ओपनिंग को, और दूसरी ओपनिंग जो क्लोज करनी है वो ओपनिंग है ड्यूरिंग सॉल्विंग इज़ द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, उसको भी क्लोज करना है। तो लेरेंक्स की ओपनिंग, उसको जो चीज़ क्लोज कर रही है वो होगी एपिग्लोटस। तो यहाँ पे पूछा गया है नेज़ल ओपनिंग, तो नेज़ल ओपनिंग को जो चीज़ क्लोज कर रही है वो है सॉफ्ट पैलेट। अगर ग्लोटस की ओपनिंग को पूछा जाए तो फिर एपिग्लोटस। द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट यूजुअली रिसीव्स, राइट एट्रियम ऑलवेज कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड मौजूद होता है, और पूरी बॉडी के जो वेनस सिस्टम है उससे जो ब्लड कलेक्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो राइट एट्रियम में पुट किया जा रहा होता है, और लेफ्ट एट्रियम कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन 173, द लार्जेस्ट लिम्फ डक्ट कॉल्ड थोरेसिक लिम्फ डक्ट ड्रेन्स इनटू, जो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट हो वो ड्रेन हो रही होती है इनटू सबक्लेवन वेन। रेनल वेन के बारे में याद रखना है, ये किडनी से ब्लड को रिटर्न कर रही होगी, और पल्मोनरी वेन्स जो कि ब्लड को कैरी कर रही होंगी टुवर्ड लंग्स, और हिपैटिक पोर्टल वेन जो कि ब्लड को कैरी कर रही होंगी फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टमक इनटू द लिवर, जो कि वेनस ब्लड होगा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसको लिवर के अंदर से स्क्रीन करने के बाद जो इंफीरियर वेना केवा है उसके अंदर एंटर किया जाएगा। क्वेश्चन 174, विच प्रोटीन प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। तो बॉडी के अंदर मेजर रोल पूछा गया ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो ऑस्मोटिक बैलेंस 75% एल्ब्यूमन्स रोल प्ले कर रही होती हैं और 25% ग्लोब्यूलिन। तो मेजर रोल पूछा गया है इसलिए एल्ब्यूमन को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो एल्ब्यूमन और ग्लोब्यूलिन दोनों रोल प्ले करती हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन 175, द टाइप ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट्स विच स्टे इन ब्लड फॉर फ्यू आवर्स एंड देन एंटर्स इनटू टिश्यूज एंड बिकम मैक्रोफेजेस। तो ए ग्रैन्युलोसाइट पूछा गया है। ए ग्रैन्युलोसाइट बेसिकली मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आ जाते हैं। तो जब ए ग्रैन्युलोसाइट पूछा तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल को हम लोग यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। दो चीज़ें हमारे पास बच गई, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की बेसिकली दो फॉर्म होती हैं, बी एंड टी, जो कि एंटीबॉडीज़ और बॉडी डिफेंस में रोल प्ले कर रही होती हैं। तो मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर स्टे करते हैं नॉर्मली फ्रॉम 10 to 20 आवर, और ये मैक्रोफेजेस मतलब फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स, एक मोनोसाइट्स और दूसरा न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे दूसरी शर्त भी साथ पूछी गई है कि फ्यू आवर्स के लिए ब्लड में स्टे करते हैं,
तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो है बीटा मोनोसाइट। याद रखना है मोनोसाइट के अलावा न्यूट्रोफिल्स भी रोल प्ले कर रहे होंगे मैक्रोफेजेस के तौर पर, या फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी वो भी कर रहे होंगे। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म टेक प्लेस एट, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है रीअब्जॉर्प्शन बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्सचेंज और दूसरी रीअब्जॉर्प्शन है बाय द हेल्प ऑफ ADH हार्मोन। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। किडनी के अंदर नॉर्मली काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर अप्लाई किया जा रहा होगा, जो कि लूप ऑफ हैनले में भी डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से वाटर को टेक अप बैक कर रहा होगा इनटू द किडनी फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बना लूप ऑफ हैनले। और नीचे ही दूसरे MCQs में दूसरी कंडीशन भी पूछ ली उसने, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय चेंजिंग परमिबिलिटी ऑफ, तो परमिबिलिटी ऑफ जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उसको चेंज किया जा रहा होगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की मदद से। स्टूडेंट इसको भी जो लूप ऑफ हैनले ही कंसीडर कर लेते हैं। याद रखें जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर की मदद से हो रहा है, और उसके बाद जो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स वो हो रहा है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ADH जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा चार्ली, कलेक्टिंग डक्ट्स। क्वेश्चन 178, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो पेरिटोनियम जो कि पेरिटोनियल कैविटी है हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पे प्लेस किया जा रहा होगा पेरिटोनियल डायलिसिस के केस में फ्लूइड, जिसको कि लाइन कर रही होंगी थिन ब्लड कैपिलरीज, और इसकी जो वाल होगी वो क्या होगी, थिन होगी। इसलिए यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो पॉसिबल है। तो जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो प्लेस किया जा रहा होगा इनटू एब्डोमेन के अंदर ही मौजूद होती है पेरिटोनियल कैविटी। एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ आर एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ, तो एल्डोस्टेरॉन किस चीज़ को कंजर्व कर रही है या किस चीज़ को एक्टिवली अब्जॉर्ब कर रही है, तो एल्डोस्टेरॉन जो कि अप्लाई हो रहा है इन द असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, और ये कंजर्व कर रहा है या एक्टिवली अब्जॉर्ब कर रहा है सोडियम आयंस को फ्रॉम द असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फा। क्वेश्चन 180, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी, तो याद रखना है 90% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको PCT कहते हैं वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। जो रिमेनिंग चीज़ वहाँ से बच जाती है वो होते हैं वाटर, सम साल्ट्स और यूरिया। जो ग्लूकोज, जो अमाइनो एसिड्स और जो ग्लिसरॉल वगैरह है वो वहीं पे क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काजेस, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को एमरजेंसी की तरफ लेके जा रहा होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस लेके आ रहा होगा फ्रॉम एमरजेंसी सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर एक्टिव किया जाए और ओवर एक्टिविटी की तरफ जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को एमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये क्या करेगा, प्यूपल्स को डायलेट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, डाइजेशन को इनहिबिट करेगा, हार्ट बीट को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, और ग्लूकोज ब्रेक डाउन भी क्या हो जाएगी, फास्ट, ताकि जो एनर्जी सप्लाई है वो हमारे लिम्स को इंक्रीज़ की जाए। तो ओवर एक्टिविटी की केस में इंक्रीज़ इन हार्ट रेट देखने को मिल रहा होगा, डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर ये नहीं हो रहा होगा, ब्लड प्रेशर इंस्टेड वो इंक्रीज़ की तरफ ही जा रहा होगा, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को नहीं मिलेगी, डिस्टर्बेंस ऑफ विजन भी देखने को नहीं मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स कमिंग थ्रू मोटर न्यूरॉन, तो कौन से स्ट्रक्चर स्टिमुलेट होंगे जब मोटर न्यूरॉन उनको एक्टिवेट करेगी। तो मोटर न्यूरॉन्स के बारे में याद रखना है, ये मैसेज को वापस लेके आ रही हैं फ्रॉम CNS, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज वापस आता है ऑलवेज टू द इफेक्टर्स, और मैसेज सेंसरी नर्व्स की मदद से जा रहा होता है रिसेप्टर्स टू द CNS। तो यहाँ पे पूछा गया मोटर नर्व्स, तो मोटर नर्व्स ऑलवेज एक्टिवेट करेंगी इफेक्टर्स को,
चार्ली ऑप्शन इफेक्टर्स। क्वेश्चन 183, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। तो रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा गया आप लोगों से। तो मेडल्ला हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो सारे हमारी बॉडी की ऑटोनोमिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस सेलेक्ट नहीं करना, हाइपोथैलेमस बेसिकली थर्मोस्टेट है, तो थर्मोस्टेट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, मेडल्ला। A neurological condition characterized by involuntary tremors, diminished motor activity and rigidity is called। तो ये हमारे पास डिजीज़ हैं रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो और ट्रेमर्स बॉडी को फेस करना पड़े और मोटर पावर मतलब किसी चीज़ को ग्रिप करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल कम हो जाए, मतलब किसी चीज़ को आप फोर्सफुली हैंडल ना कर सकें, इसको कहते हैं डिमिनिश्ड मोटर पावर ऑफ हैंडलिंग। एपिलिप्सी के केस में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। एपिलिप्सी के केस में होता है रैपिड डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स। पार्किंसन डिजीज़ के अंदर बेसिकली ये सारा काम हो रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज पार्किंसंस डिजीज़, ऑप्शन बी। अल्जीमस के केस में डिमेंशिया का जो केस है वो देखने को मिलेगा और एल्यूमिनियम आयंस वहाँ पे रोल प्ले कर रहे होंगे। क्वेश्चन 185, ए टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज। इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि मौजूद होती हैं इनसाइड द टेस्टिस वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और उसके बाद जो सर्टोलाइज सेल्स हैं ये नरिश कर रहे होते हैं स्पर्म्स को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा इंटरस्टिशियल सेल्स। Question 186, breakdown of endometrium during menstruation is due to। तो increased level of LH ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। तो ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन बेसिकली रोल प्ले कर रहा होता है ओव्यूलेशन के अंदर। डिक्रीज लेवल इन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होगा मेंटेन करना एंडोमेट्रियम की वाल्स को। अगर तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एलिवेट रहेगा, इंक्रीज रहेगा, तो एंडोमेट्रियम की जो वाल्स हैं वो मेंटेन रहेंगी। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होना शुरू होगा ब्लड के अंदर, तो जो वाल्स ऑफ एंडोमेट्रियम हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओगोनिया आर प्रोड्यूस्ड इन जर्म सेल्स। तो ओगोनिया प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इनसाइड द ओवरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को ऑलवेज यूज़ किया जाता है अगेंस्ट वायरल डिजीज़। तो वैक्सीनेशन जो रोल प्ले कर रही होगी वो वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट रोल प्ले कर रही होगी। तो यहाँ पे एड्स एंड कैंसर, कैंसर एक कंडीशन है जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है वो सफिशेंट नहीं प्रूव होगी। मलेरिया के केस में भी वैक्सीनेशन सफिशेंट प्रूव नहीं होगी। टाइफाइड और कैंसर अगेन आ गया, कैंसर के केस में भी वैक्सीनेशन सफिशेंट प्रूफ नहीं होगी। मीजल्स एंड मम्स बोथ ऑफ देम आर वायरल डिजीज़। ये दोनों की दोनों क्या हैं, वायरल डिजीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या है, वैक्सीनेशन यूज़ की जा रही होगी इनको कंट्रोल करने के लिए। न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल या इंडिविजुअल्स विच आर आइडेंटिकल इन ईच अदर आर नोन एज। जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हों उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और ट्रांसजेनिक के केस में यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रांसजेनिक ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया गया हो उनको कहते हैं ट्रांसजेनिक। और यहाँ पे पूछा गया इंडिविजुअल जो कि एक जैसे हों तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लड बॉर्न डिजीज़। ब्लड बॉर्न डिजीज़ का मतलब है जो ब्लड की मदद से स्प्रेड आउट हो रही हो। तो ब्लड की मदद से स्प्रेड आउट होने वाली डिजीज़ के अंदर हम लोग ले आते हैं हेपाटाइटिस को। तो हेपाटाइटिस इज़ अ ब्लड बॉर्न डिजीज़। क्वेश्चन 191, द कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स हैज़ ट्रेडिशनली meant regulation by natural enemies, predators, parasites and pathogens. This type of control is known as।
तो बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है दूसरे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए, बजाय इसके कि पेस्टिसाइड्स यूज़ की जाएं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स टॉक्सिक हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती हैं और ये हार्मफुल जो पेस्ट हैं उनको किल करने के साथ साथ यूज़फुल पेस्ट को भी क्या कर देंगी, किल कर देंगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट है 192, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज कंसर्न विद सेल सिक्रीशन। हर ऑर्गेनेली का थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं रोल। राइबोसोम्स प्ले देयर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और गोल्जी अपरेटस आर कंसर्न्ड विद द सेल सिक्रीशन। बेसिकली गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं और ये मॉडिफिकेशन में भी रोल प्ले करती हैं, लिपिड को लिपोप्रोटीन्स में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और लाइसोसोम्स आर बेसिकली कंसर्न विद द डाइजेशन, तो ये इनसाइड द सेल्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल सिक्रीशन के साथ जो ऑर्गेनेली कंसर्न है वो कौन सी है, गोल्जी अपरेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वाल। तो बैक्टीरिया के केस में जो सेल वाल होगी वो म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होगी। पेंसिलिन जो कि फंगस है इसकी जो सेल वाल है वो बनी हुई होगी काइटिन से। करेक्ट ऑप्शन बीटा। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। और इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होती है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, और आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। सिस्टर्नी पे कंफ्यूज नहीं होना, सिस्टर्नी बेसिकली गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में जो वेजिकल्स होती हैं उनको कहते हैं सिस्टर्नल वेजिकल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट 30 MCQs डिस्कस किए UHS पास पेपर 2011 के। होपफुली आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बेस्ट प्रूव होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मिल सकें। सिंपली आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाके UHS पास पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को ये वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू।